बिहार राज्य के अंदर एक ज़िला पड़ता है काराकाट। काराकाट में एक साधारण से किसान जिनका नाम होता है विपिन बिहारी चौबे, वो अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 5 बच्चे होते हैं। पहले 4 लड़कियां और उसके बाद एक 8 साल का लड़का होता है। उनके बच्चे काफ़ी पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं, पढ़ने लिखने में सारे बच्चे अव्वल होते हैं। विपिन बिहारी चौबे ने अपनी सबसे बड़ी लड़की की शादी कर दिया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की लड़की है जिसका नाम होता है काव्या, काव्या पढ़ने लिखने में बाकी अपनी बहनों से और अपने भाई से सबसे ज़्यादा तेज तर्रार होती है। हर क्लास में वो क्लास टॉपर होती है। अभी उसने 12th क्लास पास किया था, 90% से ज़्यादा मार्क्स के साथ उसने 12th क्लास पास किया था और अब वो ग्रेजुएशन कर रही होती है। देखते ही देखते उसका ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है और जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म होता है उसकी शादी के लिए उसके माता पिता चिंतित होने लगते हैं। उसके आसपास के लोग, पास पड़ोस के रिश्तेदार जो हैं, वो सब कहने लगते हैं कि अब बिटिया शादी के लायक हो गई है, अब इसका शादी कीजिए। और वो लड़के की तलाश में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक अच्छे लड़के का पता मिलता है, जो आसपास के लोग बताते हैं कि एक आपके लायक लड़का है जो यहाँ का जिला मुख्यालय है उसमें अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहा है। लड़का काफ़ी समझदार है, काफ़ी होशियार है, देखने में भी शकल सूरत से भी काफ़ी अच्छा लड़का है। विपिन बिहारी चौबे जाते हैं, लड़के से मिलते हैं, लड़का उनको पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद उसके माता पिता से जा कर के मिलते हैं और वहाँ भी जब बात बन जाती है तो फिर आ कर के अपनी लड़की से बात करते हैं। लड़की कहती है कि पिताजी, मुझे आईएएस अफसर बनना है, मुझे पढ़ने लिखने पर ध्यान लगाना है, अभी मेरी शादी मत करिए, 2-3 साल और रुक जाइए, 2-3 साल के बाद आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने मुकाम को हासिल कर लेने दीजिए। विपिन बिहारी चौबे कहते हैं, बेटी पढ़ाई करो, जितना तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, लेकिन शादी की जो उम्र हो जाती है यूपी और बिहार के अंदर, अगर समय से मैं शादी नहीं करूँगा तो बाद में लड़के मिलने मुश्किल हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी अभी 3 बहनें और हैं, उनकी भी शादी करना है। तो अगर तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा एज निकल जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पीछे की बहनों का शादी करने के लिए लड़का नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से तुम्हारी शादी करना ज़रूरी है। शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम अपने ससुराल में जा कर के अपने ससुराल वालों से, अपने पति से कह कर के आगे की पढ़ाई जारी रखना। लड़की अपने पिता की बात मान जाती है, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान का ये जो बेटियों के लिए जो हमारा संस्कार है, यही है कि माता पिता ने जो ढूंढ लिया, जो लड़का ढूंढ लिया, जो तय कर लिया बेटी के लिए, बेटी के लिए हमेशा सर्वोपरि होता है और अंततः बेटी हमेशा माँ बाप के अनुसार ही अपना काम करती है। और काव्या ने भी उस बात को एक्सेप्ट करके और शादी के लिए तैयार हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद काव्या अपने ससुराल जाती है। जब काव्या ससुराल जाती है और वहाँ पर अपने सास ससुर से मिलती है तो कहती है कि मुझे पढ़ाई करना है और मैं घर के किसी भी काम को करने से कभी मना नहीं करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा पढ़ने का भी वक्त आप लोग दीजिएगा। उसकी सास काफ़ी पहले तो खुश रहती है, क्योंकि काव्या इतनी देखने में सुंदर थी, इतनी सुशील थी, उसकी बातचीत का ढंग इतना अच्छा था। अपने सास ससुर का सेवा करती है और सास ससुर उसके सेवा से काफ़ी खुश रहते हैं। काव्या को देख करके जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो भी काफ़ी खुश रहते हैं और कहते हैं कि उसके सास से कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कर्म किया होगा कि ऐसी बहू आपको मिली। काव्या अपना सास ससुर का, अपने पास पड़ोस के सभी का दिल जीत लेती है। लेकिन जब समय बीतता है और काव्या अपने घर का काम करने के बाद जब पढ़ाई लिखाई के लिए बैठती है तो धीरे धीरे
उसकी सास को ये बुरा लगने लग जाता है। वो सास अब काव्या को कहने लगती है कि पूरे दिन तुम कॉपी किताब लेकर के ही बैठी रहोगी तो घर का काम कौन करेगा। अब शादी विवाह हो गया, पहले अपने परिवार को देखो, अपने घर का काम देखो, फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना। तुम जब देखती हूँ मैं किताब लेकर के बैठ जाती हो, ये तुम्हारा एक टाइम पास करने का एक बहाना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम घर के काम से जी चुराना चाहती हो। ये काव्या को काफ़ी बुरा लगता है। और जब पति शाम को ऑफिस से घर आता है तो काव्या उससे कहती है कि देखिए ऐसे सासू माँ ने ऐसी ऐसी बातें किया है, ये बातें कर रही हैं, मुझे पढ़ाई करना है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई को अपने साइड में रख करके और कुछ काम नहीं कर सकती। हाँ, घर का जितना काम है मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पढ़ने से कोई ना रोके। उसका पति कहता है कि तुम पढ़ाई करो, जितना करना है पढ़ाई करो, हम तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने पिता के विपरीत नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा काम है उनको समझाओ, उनसे बात करो, जैसे करना है वो करो, तुम अपनी पढ़ाई करो। दूसरे दिन फिर जब काव्या पढ़ने के लिए बैठी होती है घर का सारा काम करने के बाद, तो उसकी सास कहीं से आ जाती है, और जब सास आती है तो देखती है कि काव्या पढ़ रही है, तो वहाँ जा कर के काव्या को डांटने लग जाती है और उसके हाथों से उसकी किताब छीन लेती है। और छीनने के बाद कहती है कि जब देखो तब तुम किताबें लेकर बैठी रहती हो, क्या तुम पढ़ लिख करके जज और कलेक्टर बनने जा रही हो? करना तो तुम्हें आखिर घर का ही काम है, फिर इस ऐसे अपना टाइम पास क्यों कर रही हो? काव्या को ये सब चीज़ें काफ़ी बुरी लगती है। काव्या उस टाइम पर चुप रहती है और उसकी सास उसे झड़पते हुए और किताब को फेंक करके चली जाती है। शाम को जब काव्या का पति आता है तो काव्या उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि ऐसे मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो मोटो है, मेरा जो एम है, मुझे किसी भी हालत में आईएएस बनना है, और इस तरीके से अगर घर वालों का अगर व्यवहार रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे मेरे पिता के घर पहुँचा दो। उसका पति दयाशंकर काफ़ी नाराज़ हो जाता है, काफ़ी भला बुरा कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, जिस तरीके से मेरे माँ बाप तुम्हें रहना चाहते हैं उसी तरीके से तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो तो मत करो, लेकिन तुम्हें माँ बाप के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के एंटी जा कर के कोई भी बात नहीं कर सकता। काव्या को भरोसा था कि अगर वो पति को कुछ कहेगी तो उसका पति अपने माता पिता से बात करेगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। अब काव्या के पास कुछ भी नहीं बचता है। अब उसका भविष्य उसके सामने बिल्कुल अंधकारमय दिखने लगता है। सारे ख्वाब, सारी आशाएं टूटती और बिखरती हुई दिखती हैं। काव्या कहती है कि मुझे घर पहुंचा दो। वो कहता है मैं घर नहीं पहुंचाऊंगा, तुझे जाना है तो तू यहाँ से निकल जा, और उसका बाजू पकड़ करके, हाथ पकड़ करके और घर से बाहर कर देता है। काव्या वहाँ पर अपना एक दो सामान लेती है और सीधे अपने पिता के घर पहुँच जाती है। काव्या को इस तरीके से आना उसके पिता को काफ़ी बुरा लगता है। वो काव्या को काफ़ी समझाते हैं, कहते हैं बेटी तुम्हारी शादी हो गई है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, और जैसे ससुराल वाले चाहते हैं उसी हिसाब से रहो, उनका दिल जीतो, कुछ दिन परिवार में रहो, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई के ऊपर अपना ध्यान दे देना। काव्या कहती है कि मैं अपना समय परिवार में, घर में और इन चार दीवारी में नहीं बिताना चाहती हूँ। मेरा एम जो है, मेरा जो मोटो है, मैं पहले उसको अचीव करना चाहती हूँ। पिता के लाख समझाने पर भी काव्या नहीं मानती है। अंत में जा आकर के पिता को उसकी बातें माननी पड़ती है और फिर काव्या वहीं पर अपने पिता के पास रहने लग जाती है। थोड़े दिन बीतता है, दयाशंकर के एक दो बार कॉल्स भी आते हैं। काव्या से बात होती है तो दयाशंकर कहता है कि ठीक है, जो हुआ
हो गया, अब आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। काव्या कहती है कि मैं फिर तुम्हारे घर आऊँगी और फिर वैसी ही पाबंदियाँ लगेंगी, कभी भी सासू माँ मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगी, और मैं चार दीवारी में घुट घुट करके बाकी औरतों की तरह से जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है। अगर तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मुझे वहाँ आने के बाद कोई पढ़ने से नहीं रोकेगा, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस चीज़ को दयाशंकर एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। काव्या फिर वहाँ पर नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं आने वाली हूँ। काफ़ी बहस होता है दोनों में। दयाशंकर कहता है कि मैं फिर तुम्हें तलाक की नोटिस भेजता हूँ। काव्या कहती है तुम्हें जो भेजना है भेज दो, तलाक दे दो, तुम्हें दूसरी शादी करना है उसके लिए भी मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन मैं जब तक से अपने मुकाम को हासिल नहीं करूँगी तब तक से मैं नहीं आने वाली। दूसरे दिन दयाशंकर ने एक तलाकनामा काव्या के पास भेज दिया और उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजा कि इस तलाकनामे पर साइन करके और इमीडिएट मेरे पास भेज दो, आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। काव्या उस तलाकनामे को लेती है और पढ़ने के बाद उस तलाकनामे पर साइन नहीं करती है और उसको रख देती है, और रखने के बाद अपने पिता से कहती है कि मुझे आज ही पटना जाना है और मुझे आज अपना कोचिंग ज्वाइन करना है। उसके पिताजी आनंद फानंद में उसके लिए पैसे का बंदोबस्त करते हैं और उसको पटना भेज दिया जाता है। पटना जाती है, वहाँ पर उसने एक रूम किराए पर लेकर के और वहाँ के एक अच्छे से कोचिंग में एडमिशन लेती है। 2 साल के जी तोड़ मेहनत के बाद अंततः वो दिन आता है जिसका सपना उसने बचपन से देखा था, जिसके ख्वाब उसको रात को सोने नहीं देते थे, जिसको सोने के बाद सपने में भी जो वही चीज़ें सपना देखती थी वो सारी चीज़ें पूरी होती है और वो आईएएस अफसर बनती है। उसने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया और काफ़ी अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर एक आईएएस अधिकारी बनती है। काराकाट जिला मुख्यालय में काफ़ी गहमा गहमी होता है। कलेक्ट्रेट के जितने भी वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं सब इधर से उधर भाग रहे हैं। जो वहाँ पर बड़े बाबू हैं हर आदमी को काम बता रहे हैं और हर आदमी से बोल रहे हैं कि अपना काम फटाफट निपटा लो, क्योंकि आज यहाँ की नई जो कलेक्टर साहिबा हैं वो आने वाली हैं। उनका समय है 9:30 बजे। 9:30 बजे से पहले जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं सब संभाल लो, सबको ख़त्म कर लो, और उसके बाद 9:30 बजे सभी लोग एक लाइन में इस प्रांगण में अपने अपने हाथों में गुलदस्ता लेकर के उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाना। वैसा ही होता है। वहाँ के जितने भी काम करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं सभी अपने अपने हाथों में गुलदस्ता लेकर के और एक लाइन से उस प्रांगण में खड़े हो जाते हैं। तभी एक चमचमाती हुई सफ़ेद कार वहाँ पर प्रांगण के गेट पर आकर के रुकती है और उसके साथ में एक पुलिस की सायरन बजाती हुई जिप्सी भी होती है। जैसे इस जिप्सी की आवाज़ सुनते हैं बड़े बाबू दौड़ करके गेट पर पहुँचते हैं और गेट पर पहुँचने के बाद उस कार का गेट खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो उसमें से एक काफ़ी सभ्य सुशील साड़ी पहनी हुई, सिल्क की साड़ी पहनी हुई एक महिला उतरती हैं, जिनके हाथों में डायरी होती है, आँखों पे धूपी चश्मे लगे होते हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इनके चेहरे से खुशी झलक रहा हो। वहाँ पर इकट्ठा जितने भी लोग हैं एक बार मैडम को देख करके हर व्यक्ति खुश हो जाता है। हर व्यक्ति के दिमाग में ये था कि कैसी कलेक्टर साहिबा होंगी, लेकिन उनको देखने के बाद और उनकी बातचीत करने के ढंग को देखने के बाद हर व्यक्ति खुश हो जाता है। जैसे ही मैडम को बड़े बाबू गुलदस्ता भेंट करते हैं, मैडम उनका अभिवादन स्वीकार करती हैं और उनको धन्यवाद करती हैं, उनका परिचय लेती हैं और परिचय लेने के बाद खुशी खुशी आगे बढ़ जाती हैं। आगे कतार में सारे लोग खड़े होते हैं, हर व्यक्ति से मिलती हैं, उनसे कुछ बातें करती हैं, उनका गुलदस्ता लेती हैं और हर व्यक्ति को धन्यवाद करते हुए
वो अपने ऑफिस में पहुंच जाती हैं। साथ में बड़े बाबू होते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद मैडम बड़े बाबू से कहती हैं कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं सभी को इस ऑफिस में बुलाइए, मैं एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस करूँगी। वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं सभी वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और मैडम हर व्यक्ति का एक एक करके विधिवत परिचय लेती हैं। वहीं एक कोने में एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम होता है दयाशंकर। दयाशंकर वही व्यक्ति होता है जिससे मैडम की शादी हुई थी। दयाशंकर मैडम का पति ही होता है जो कि इसी ऑफिस में, इसी कलेक्ट्रेट में अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहा होता है। सबका परिचय लेने के बाद जब बड़े बाबू दयाशंकर का परिचय कराना चाहते हैं तो मैडम कहती हैं कि आप दयाशंकर का परिचय मत कराइए, दयाशंकर को मैं आज से 3 साल पहले से जानती हूँ। एक छोटी सी एक मुस्कान के साथ मैडम जब ये बात बोलती हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि 3 साल पहले से दयाशंकर को मैडम कैसे जानती हैं। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद मैडम कहती हैं ठीक है, आप लोग जाइए और अपना अपना काम कीजिए। आज के बाद इस ऑफिस में ईमानदारी से काम करिएगा। मुझे किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं चाहिए। हमें बेईमानों से नफ़रत है। हमें इस ऑफिस में सिर्फ ईमानदार आदमी चाहिए। ईमानदारी से आप अपना काम करिए और एंजॉय करिए। सभी लोग चले जाते हैं। उस ऑफिस में जो मैडम के बाद जो एक अधिकारी होता है उसका नाम होता है राम सिंह। राम सिंह एक भ्रष्ट आदमी होता है। वो जितने भी टेंडर वगैरह पास होते हैं सब में घूस लेकर के उन टेंडरों को पास कराता है। और कहा जाता है कि इससे पहले जो कलेक्टर थे उनका भी इसमें साठगांठ था, उनको भी इसका कमीशन जाता था। जब मैडम को ये चीज़ें पता चलती हैं तो मैडम इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाती हैं। इधर दयाशंकर काफ़ी ग्लानि में होता है। जब वो देखता है दयाशंकर की उसकी पत्नी आईएएस बन करके यहाँ पर आ गई तो काफ़ी सोचता है। एक्चुअल में वो पति होता है, खुश भी होता है, लेकिन वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके और काफ़ी दुखी होता है और 2 दिनों तक ऑफिस में नहीं आता है। जब दयाशंकर 2 दिन ऑफिस में नहीं आता है तो बड़े बाबू को मैडम बुलाती हैं और कहती हैं कि इस ऑफिस में जो अकाउंटेंट है वो 2 दिनों से हमें दिखा नहीं है, वो क्यों नहीं आ रहा है। दयाशंकर का पता किया जाता है। बड़े बाबू जब पता करते हैं तो पता चलता है कि दयाशंकर बीमार है। लेकिन एक्चुअल में दयाशंकर बीमार नहीं था, दयाशंकर शर्म के मारे नहीं आ रहा था। मैडम कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस ऑफिस में हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और काम करनी पड़ेगी। आप जाइए और दयाशंकर को बुलाइए। जैसे भी है मुझे 1 घंटे के अंदर दयाशंकर हमारे ऑफिस में चाहिए। बड़े बाबू दयाशंकर को बुलाते हैं और 1 घंटे के अंदर दयाशंकर मैडम के ऑफिस में मिलते हैं। ऑफिस में जब मिलते हैं तो मैडम दयाशंकर को कहती है कि आप 2 दिन से ऑफिस में क्यों नहीं आए? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं आता। आपका जो काम है उस काम को ईमानदारी से करिए। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। दयाशंकर काफ़ी गुस्सा होता है, अंदर अंदर जल भून जाता है और गुस्से में जाकर के अपने चेयर पर बैठ जाता है और काम करने लग जाता है। इधर जो एक दूसरा अधिकारी होता है मैडम के बाद राम सिंह के क्रियाकलाप से मैडम काफ़ी नाखुश होती है और राम सिंह को फिर ऑफिस में एक दिन बुलाती हैं और कहती हैं कि तुमने काफ़ी टेंडरों में घपला किया हुआ है, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा मेरे पास आया है। अगर फिर से दोबारा तुमने अगर कोई भी ऐसा काम किया तो तुम्हें फिर यहाँ इस ऑफिस से मैं कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवा दूँगी, तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगे।
राम सिंह काफ़ी गुस्सा होता है और ऑफिस में अपने आने के बाद मैडम को काफ़ी भला बुरा बोलने लगता है। जब वो राम सिंह मैडम के बारे में काफ़ी देर तक भला बुरा बोलता है तो वहीं पर दयाशंकर बैठा होता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता है और फिर वो उठ करके 2-3 थप्पड़ राम सिंह को जड़ देता है। जब राम सिंह को 2-3 थप्पड़ जड़ता है तो ऑफिस में हंगामा मच जाता है। ऑफिस के जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। ऑफिस में शोर होने लगता है और ये बात जब मैडम के ऑफिस में मैडम के केबिन तक पहुंचती है तो मैडम बाहर निकल करके और हेड क्लर्क को बुलाती हैं, बड़े बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ें बड़े बाबू जा कर के मैडम के ऑफिस में सब कुछ बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, राम सिंह ने आपके बारे में काफ़ी उल्टा पलटा बोल रहा था जिसके वजह से दयाशंकर ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। मैडम बड़े बाबू से कहती है कि ठीक है, दयाशंकर को मेरे ऑफिस में भेजिए। बड़े बाबू बाहर जाते हैं और उसके बाद दयाशंकर से कहते हैं कि आप मैडम के ऑफिस में जाइए, मैडम ने आपको बुलाया है। दयाशंकर उठता है और मैडम के ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है मैडम कहते हैं कि आपने कल राम सिंह के साथ किस बात पे झगड़ा किया था। तो दयाशंकर कहता है कि ये राम सिंह आपके बारे में काफ़ी उल्टी पलटी बातें बोल रहा था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैडम कहती हैं कि वो मेरे बारे में बोल रहा था, उस पर आपको एक्शन लेने की क्या ज़रूरत थी? आप कौन है मेरे? आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? अगर उसने मेरे बारे में कुछ बोला तो उसके ऊपर मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेती, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करती। आप कौन है ऐसा बोलने वाले? दयाशंकर वहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है और मैडम से कहता है कि मैडम हमारे रिश्ते जुदा हो गए, अगर हम आपसे दूर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा और मैं वहाँ पर खड़ा होकर के तमाशा देखूंगा और मैं सुनता रहूँगा। मेरे सामने अगर कोई भी आपके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप इसके लिए मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकती हैं। मैडम की आंखें गमगीन हो जाती हैं। मैडम काफ़ी सोच में पड़ जाती हैं और इतना कहते ही दयाशंकर ऑफिस से निकलता है और जा कर के अपने चेयर पर गुस्से में तमतमाते हुए बैठ जाता है और अपने काम में लग जाता है। मैडम चेयर पर बैठे बैठे वो सारी पुरानी चीज़ें, अपनी पुरानी जितनी भी यादें हैं सारे एक एक करके मैडम के आंखों के सामने आ जाती हैं। वो दिन, वो रातें जो दोनों एक पति पत्नी के रूप में गुजारे थे, एक एक पल आईने की तरह से मैडम की आंखों के सामने चलने लगता है और मैडम की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अपने रुमाल से अपनी आंखों को साफ करते हुए और अपने आप को संभालते हुए अपने ऑफिस से निकलती हैं और ऑफिस से निकलने के बाद बड़े बाबू को कहती हैं कि कल हमारे ऑफिस का विजिट है। यहाँ पर जो काराकाट के सांसद महोदय हैं वो कलेक्ट्रेट में आने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग कल समय से आ जाइएगा क्योंकि वो हर व्यक्ति से मिलेंगे, हमारे ऑफिस का जायज़ा लेंगे, हमारे काम करने के तरीक़ों के बारे में बातचीत करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को यहाँ पर समय से प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और ये कह करके मैडम अपने ड्राइवर को बुलाती हैं और चली जाती हैं। दूसरे दिन समय से पहले मैडम भी पहुँच जाती हैं और उस ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग अपने समय से पहुँच जाते हैं क्योंकि सांसद महोदय का समय होता है 10:30 बजे का उस ऑफिस के निरीक्षण का। उससे पहले सारे व्यक्ति ऑफिस में आकर के अपने जो भी काम होते हैं सब काम अपना करने लग जाते हैं। मैडम भी पहुंच जाती हैं और बड़े बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि सारे लोग पहुंच गए हैं। तो बड़े बाबू कहते हैं कि सारे लोग तो पहुंच गए हैं लेकिन दयाशंकर नहीं आए हैं। काफ़ी देर तक दयाशंकर का इंतज़ार किया जाता है। दयाशंकर को फ़ोन लगाया जाता है तो पता चलता है कि कल रात को दयाशंकर के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया था
और उसकी वजह से दयाशंकर काफ़ी सीरियस हैं और इस समय वो आईसीयू में। जब ये चीज़ें बड़े बाबू ने कलेक्टर साहिबा को बताया, कलेक्टर साहिबा बेचैन हो जाती हैं और कहती हैं कि गाड़ी मंगाइए और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है और दयाशंकर को देखना है। बड़े बाबू कहते हैं मैडम अगर आप चली जाएंगी तो यहाँ पर सांसद महोदय आएंगे तो काफ़ी नाराज़ होंगे, काफ़ी गुस्सा होंगे और कुछ भी हो सकता है। ये सीएम साहब तक, चीफ मिनिस्टर तक ये मैसेज जाएगा कि जब सांसद वहाँ का विजिट करने के लिए गया था तो वहाँ का कलेक्टर साहिबा ही वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तो आपका जाना ठीक नहीं है। मैं किसी आदमी को भेज देता हूँ, वो वहाँ पर चला जाएगा और जो भी कार्रवाई करना होगा, देखना होगा, वो देख लेगा। अभी ये बातें ख़त्म भी नहीं हुई होती हैं बड़े बाबू की, तब तक से मैडम अपने ड्राइवर को बुलाती हैं और कहती हैं कि गाड़ी लगाओ फटाफट, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए इस समय कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री और कोई भी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी दयाशंकर के पास पहुंचना। ड्राइवर गाड़ी लगा देता है और उसके बाद मैडम गाड़ी में बैठती हैं और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल हो जाता है। जितने भी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग होते हैं इधर उधर भागने लग जाते हैं। पीछे पीछे पुलिस की भी गाड़ी आती है। सब देखते हैं कि कलेक्टर साहिबा अचानक इस हॉस्पिटल में कैसे आ गई। हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब भागने लग जाते हैं कि क्या बात हो गया। मैडम पूछती हैं कि दयाशंकर कहाँ पर हैं, तो वहाँ का जो हेड डॉक्टर होता है वो मैडम को लेकर के और आईसीयू में जाता है, जहाँ पर काफ़ी सीरियस कंडीशन में दयाशंकर एडमिट होते हैं। उनकी हालत देखने के बाद मैडम की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और मैडम सारे डॉक्टर्स को बुला करके कहती हैं कि किसी भी तरह की दवा में, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए और इमीडिएट एक्शन लेकर के जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको ठीक करना है। जितने भी डॉक्टर हैं वहाँ पर सभी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि एक पेशेंट के लिए कलेक्टर साहिबा खुद ही आकर के और इतना उनकी आंखों में आंसू बहने लगा है। और ऐसा क्या है जो वहाँ पर खड़े हुए जितने भी पुलिस वाले हैं और कलेक्टर साहिबा के ड्राइवर से लेकर के जो भी कर्मचारी वहाँ गया था, कलेक्टर साहिबा की हालत देख करके सब सकते में आ जाते हैं कि क्या है ऐसा दयाशंकर के साथ मैडम का। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है। दयाशंकर को होश नहीं आया होता है और मैडम कहती हैं कि ड्राइवर को कहती हैं कि आप जाइए, आप अपना खाना पीना खाइए, मैं अभी यहीं पर बैठूंगी। जब तक दयाशंकर को होश नहीं आता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं कहते हैं मैडम आप जाइए, आप रेस्ट करिए, दवा में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, इनके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपना जाइए। लेकिन मैडम कहती है कि नहीं, जब तक दयाशंकर को होश नहीं आ जाता है मैं इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाने वाली। वो अपने ड्राइवर को, अपने जो भी अर्दली है सबको भेज देती है, लेकिन मैडम वहीं पर आईसीयू में बैठ जाती हैं। 2-3 घंटे बैठने के बाद फिर अचानक दयाशंकर को होश आने लग जाता है और जैसे ही होश आता है वो सामने मैडम को देख करके अचंभित हो जाता है और कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितने लोग हैं जो सुनेंगे तो तरह तरह की बातें हमारे बारे में, आपके बारे में करेंगे। हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत नीलाम होगी, आपकी इज्जत के ऊपर धब्बे लगेंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाइए। मैडम कहती हैं कि आपका ट्रीटमेंट चलेगा जब तक आपका होश में नहीं आ जाएंगे, आप जब तक यहाँ से डिस्चार्ज होकर के घर नहीं जाएंगे, आप मेरे देख रेख में रहेंगे। मैडम वहाँ थोड़ी देर रुकती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं और जाते जाते सभी डॉक्टर्स वगैरह को हिदायत दे करके जाती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने से तुरंत हमको सूचित किया जाए। डॉक्टर
मैडम अपने घर जाती हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाती हैं। उसके दूसरे दिन आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नॉर्मल वार्ड में भेजा जाता है। वहाँ पर 1-2 दिन रहने के बाद दयाशंकर वहाँ से ठीक होकर के और घर चले जाते हैं। पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और घर जाते हैं। घर पहुँच जाते हैं और 2-3 दिन में तकरीबन ठीक हो जाते हैं। मैडम उनको बार बार आकर के उनसे बातें करती रहती हैं, घर पे आती हैं, उनको देख करके चली जाती हैं। फिर जब एक दिन पता चलता है कि दयाशंकर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो फिर मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि चलो और मुझे दयाशंकर के घर लेकर के चलो। ड्राइवर लेकर के दयाशंकर के घर मैडम को जाता है। वहाँ दयाशंकर की हालत देख करके मैडम के आंखों से आंसू आने लग जाता है और दयाशंकर के आंखों से भी आंसू बहने लग जाता है। मैडम अपने ड्राइवर और अपने अर्दली को कहती है आप लोग बाहर बैठिए। वो अंदर कमरे में दयाशंकर के साथ बैठ जाती हैं और सारी पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे सब शुरू हो जाते हैं। मैडम कहते हैं कि तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, तुमने मुझे तलाक का पेपर दे दिया था, मेरी क्या गलती थी? अगर उस दिन तुमने ऐसा नहीं किया होता, मैंने तो सिर्फ यही मांगा था कि मुझे थोड़ा पढ़ने का समय दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। काश अगर उस दिन आप लोग अगर पढ़ने के लिए थोड़ा मुझे समय दे दिए होते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन ठीक ही हुआ, जो भी हुआ। दयाशंकर फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ और जो मैंने किया है एक पाप किया है, आपके साथ बहुत गलत किया है मैंने। मैडम कहती है कि इतनी बुरी कंडीशन तुम्हारी हो गई, इतनी एक्सीडेंट तुम्हारा हो गया, कम से कम अपनी पत्नी को तो बुला लिए होते, अपने माता पिता को तो बुला लिए होते। तो दयाशंकर कहता है कि आपके जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और मैंने आज तक दूसरी कोई शादी नहीं की। ये बातें सुनने के बाद मैडम की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं और मैडम कुछ बोल नहीं पाती हैं। दयाशंकर मैडम के आंखों से आंसू पोंछने लग जाता है और मैडम कहती हैं कि आप क्या समझते हैं कि आपने शादी नहीं किया तो क्या मैंने शादी कर लिया? मैंने भी आपके ही यादों में अपना समय बिताया है। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल आप मुझे ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने भी शादी नहीं किया। आपके इंतज़ार में ही आज तक मैं भी रही और इसीलिए मैंने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके और इसी कलेक्ट्रेट में अपनी पोस्टिंग कराया था। दोनों की आंखें गमगीन होती हैं, खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। मैडम जा कर के दरवाज़ा बंद करके और फिर आ जाती हैं और फिर दोनों फिर वही रातें, वही बीते हुए समय को याद करके और फिर अपनी जीवन लीला शुरू कर देते हैं। वहाँ वो पूरी रात एक दूसरे की बाहों में वो बीते 3 साल के पलों को याद करके और रात से लेके कब सुबह हो जाता है पता ही नहीं होता है और इस तरह से फिर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत हो जाती है। इस कहानी से सिर्फ
यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर जोश हो, जज्बा हो, जज्बात हो, आपको कुछ कर गुजरने की आपके अंदर हौसला हो, तो कोई भी डगर आपके लिए कठिन नहीं है। आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।